सूत्रों से पता चला कि बच्चों को अलंकार जैसे टॉपिक में समस्या हो रही है। मुझे जैसे ही पता चला मैं अलंकार का वीडियो आप लोग के सामने लेकर आ गया, वो भी ट्रिक के माध्यम से, ताकि आप लोग लंबे समय तक याद रख सकें। तो चलिए भौकाल न मारते हुए हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक है वो अलंकार है। वो भी ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे ताकि हम लोग लंबे समय तक याद रख सके। ठीक है, चलिए चलते हैं। देखिए, अलंकार का यदि हम संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा अलम प्लस कार, यानी अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है। किनसे? अलम प्लस कार। देखिए, अलम का मतलब होता है आभूषण और कार का मतलब होता है करने वाला। अब पेपर में पूछ लेता है कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। ये प्रश्न पूछा जाएगा पेपर में, ठीक है। और इसके साथ इसका और अर्थ होता है सजावट और श्रृंगार। ठीक है, परिभाषा देख लेते हैं कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। ठीक, अब इसका भेद क्या, इसके भेद कितने हैं तो देख लेते हैं कि इसके जो भेद है वो तीन है। अलंकार के भेद तीन है: शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। लेकिन मुख्य रूप से दो है। यदि पेपर में आ जाए कि अलंकार के कितने भेद होते हैं तो हम जाएंगे दो की तरफ, यानी अलंकार के कितने भेद? दो भेद। आज के वीडियो में हम सिर्फ अर्थालंकार को कवर करेंगे। वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए हम अर्थालंकार को, और दूसरे वाले वीडियो में हम लेकर आएंगे शब्दालंकार को। अर्थालंकार में हमें पढ़ना है उपमा अलंकार, रूपक और उत्प्रेक्षालंकार। तो देखते हैं अर्थालंकार क्या है कि काव्य में अर्थ के कारण। देखिए, अर्थालंकार यहाँ अर्थालंकार है, मतलब काव्य में अर्थ के कारण जो चमत्कार उत्पन्न होता है वहां अर्थालंकार होता है। अब अर्थालंकार में पहला हमें पढ़ना है उपमा अलंकार। देखिए, उपमा का मतलब होता है तुलना। उपमा का मतलब क्या होता है? तुलना, यानी किसी व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति से तुलना करना। तो देखिए परिभाषा क्या होगा इसका कि जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है वहां उपमा अलंकार होता है। ठीक है, अब देखिए, पहले आता था लिखने के लिए कि रूपक या उत्प्रेक्षालंकार किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। लेकिन अब परीक्षाओं में पैटर्न बदल गया है। प्रश्न ऑप्शन में यानी बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बहुविकल्पी पूछे जाएंगे तो कोई एक प्रश्न दे देगा और कहेगा कि बताइए इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो हमें पहचानने के लिए देगा। तो हम आज वही पहचान सीख लेते हैं ताकि पेपर में आए तो हमें कोई दिक्कत न हो। अब उपमा अलंकार को हम कैसे पहचानेंगे तो देखते हैं कि जब पंक्ति में योजक चिन्ह, देखिए ये जो माइनस वाला चिन्ह है इसे हम कहते हैं योजक चिन्ह, के साथ सा से सी सरिस सम शब्द आए वहां उपमा अलंकार होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि पंक्ति में योजक चिन्ह के साथ ये जो कोष्टक में दिख रहे हैं इसमें से कोई एक शब्द आ जाएगा। योजक चिन्ह के साथ इसमें से कोई एक शब्द उसके साथ लगा रहेगा तो वहां पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा अलंकार। आइए उदाहरण से समझते हैं। जैसे पहला उदाहरण है कि मुख चंद्रमा सा सुंदर है। अच्छा देखिए, उपमा का मतलब क्या होता है? तुलना। अब देखिए यहाँ पे मुख की तुलना हो रही है ना चंद्रमा से, कि मुख किसकी तरह है? चंद्रमा की तरह है, यानी यहाँ पे मुख की तुलना किससे हो रही है? चंद्रमा से। अब देखिए पहचानेंगे कैसे इसमें? देखिए यहाँ पे योजक चिन्ह दिख रहा है, दिख रहा है, और इसके साथ देखिए ये वाचक शब्द यानी सा दिख रहा है। और हम यही तो बताए हैं कि योजक चिन्ह के साथ इसमें से कोई एक शब्द आए वहां पे कौन सा अलंकार? उपमा अलंकार। तो देखिए यहाँ पे योजक चिन्ह के साथ सा दिख रहा है, अर्थात ये कौन सा अलंकार है? ये है उपमा अलंकार। दूसरा उदाहरण देखते हैं, कर कमल सा कोमल है, यानी यहाँ पे कहना चाह रहा है कि जो हाथ है, कर का मतलब होता है हाथ, वो कमल की तरह क्या है? कोमल है, यानी हाथ की तुलना हो रही है किससे? कमल से। ठीक है ना। अब देखिए, अब यहाँ पे योजक चिन्ह दिख रहा है और इसके साथ शाह आया है, मतलब यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा अलंकार। योजक चिन्ह के साथ शाह आया है। ठीक है, दूसरा तीसरा क्या है? अब देखिए जो तीसरा उदाहरण है ये अपने आप में इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पीपर पात सरिस मंडोला। अब देखिए यहाँ पे योजक चिन्ह दिख रहा है और इसके साथ सरिस आया है, अर्थात ये कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। देखिए बताया गया ना कि योजक चिन्ह के साथ इसमें से कोई शब्द आए, यानी सा आए, चाहे से आए, चाहे सी आए, तो देखिए यहाँ पे क्या आया है? सरिस। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो गया? उपमा अलंकार। चौथा है हरिपद कोमल कमल से। अब देखिए यहाँ पर भी योजक चिन्ह आया है और इसके साथ से आया है। देखिए यहाँ पे लिखवाया गया ना कि योजक चिन्ह के साथ से आ जाए या फिर सा आ जाए, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो गया हमारा? उपमा अलंकार। इसके बाद दूसरा हमारा है रूपक अलंकार।
जब पंक्ति में केवल योजक चिन्ह आए। अच्छा, इसके पहले क्या पढ़े थे कि योजक चिन्ह के साथ सा से सी सरिस आए, और रूपक अलंकार क्या कहता है, इसको हम कैसे पहचानेंगे कि जब पंक्ति में केवल योजक चिन्ह दिखे, उसके साथ सा से सी सरिस सम आदि शब्द न आए। यदि आ गया तो वो उपमा अलंकार, और योजक चिन्ह के साथ ये सभी शब्द न आए तो कौन सा अलंकार, रूपक अलंकार। आइए उदाहरण से समझते हैं। देखिए कह रहा है कि मैया मैं तो चंद्र खिलौने लय हो। देखिए यहाँ पे योजक चिन्ह दिख रहा है, लेकिन इसके साथ क्या इसमें से कोई एक शब्द दिख रहा है, कोई दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो मतलब यहाँ कौन सा अलंकार है, ये रूपक अलंकार। दूसरा देखते हैं, चरण कमल बंदव हरिराई। तो देखिए योजक चिन्ह के अलावा यहाँ पे ये सभी शब्द दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं, मतलब ये कौन सा अलंकार है, रूपक। तीसरा देख लेते हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अब देखिए सिर्फ यहाँ पे योजक चिन्ह दिख रहा है, कोई वाचक शब्द नहीं दिख रहा है, जैसे सा से सी सरिश्रम। देखिए योजक चिन्ह के साथ लगा है, कोई नहीं लगा है, मतलब ये कौन सा अलंकार है, रूपक। योजक चिन्ह के साथ देखिए फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि जब योजक चिन्ह के साथ सा से सी सरिस आए तो वहाँ पे कौन सा अलंकार, उपमा। उदाहरण में देख लिया। लेकिन यहाँ पे जब केवल योजक चिन्ह आए, उसके साथ ये सभी शब्द न आए, वहाँ पे रूपक अलंकार। तीसरा देख लेते हैं हम, उत्प्रेक्षा अलंकार। अब उत्प्रेक्षा अलंकार को हम कैसे पहचानेंगे पेपर में कि जब पंक्ति में जनु जानो मानो जनहु जानहु मनु मानहु ज्यों आदि शब्द आए, वहां पे कौन सा अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार। यानी ये जो शब्द दिख रहे हैं, इसमें से पंक्ति में कोई एक शब्द दिख जाएगा। जैसे मान लेते हैं पंक्ति में जनु दिख गया तो हम किस अलंकार की ओर भाग जाएंगे, उत्प्रेक्षा। जानो दिख गया तो उत्प्रेक्षा। तो उदाहरण से समझते हैं। देखिए नेत्र मानो कमल है, तो देखिए अब यहाँ पे मानो शब्द आया है और मानो शब्द यहाँ पर भी आया है, अर्थात ये कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार। दूसरा देख लेते हैं, हरि मुख मानो मधुर मयंक। हरि मुख मानो मधुर मयंक। अब देखिए यहाँ पे मानो शब्द आ गया, और मानो शब्द किसकी पहचान है, उत्प्रेक्षा अलंकार। देखिए मानो यहाँ पे है ना, मानो किसकी पहचान है, उत्प्रेक्षा अलंकार की। ठीक, अब तीसरा उदाहरण देख लेते हैं कि सोहत ओढ़े पीठ पत श्याम सलोने गात मनहु। अब देखिए इस पंक्ति में भी कौन सा शब्द आ गया, मनहु। अब मनहु किसका बताया गया, भी मनहु बताया गया, पहचानिए किसकी होता है, ये उत्प्रेक्षा अलंकार का होता है। तो इस वाली पंक्ति में भी कौन सा अलंकार हो गया, उत्प्रेक्षा अलंकार। चौथा आता है हमारा अतिशयोक्ति, और आज के टॉपिक का ये लास्ट अलंकार है। तो देखिए अतिशयोक्ति का मतलब होता है किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर बताना या कहना। तो देखिए जहां पर किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाए, वहां पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है, यानी किसी बात का एकदम भौकाल बना देना। ठीक है, अब इसका उदाहरण देखते हैं कि हनुमान जी की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। अब देखिए यहाँ पे कितना बड़ा भौकाल, यानी कितना मतलब कितना बड़ा यहाँ पे बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है कि हनुमान जी की पूंछ में आग भी नहीं लगा और लंका भी जल गई। ठीक है, इसी तरह दूसरा उदाहरण देखते हैं कि आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। अब देखिए यहाँ पे इतना बड़ा बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है कि आगे बहुत बड़ी नदियां बह रही हैं, और जो राणा है सोच रहे हैं कि हम अपने घोड़े के साथ उस पार कैसे उतरें। वो सोच ही रहे, तब तक उन्होंने देखा कि उनका जो चेतक था, उनका जो घोड़ा था, वो उस पार चला गया। तो देखिए यहाँ पे कितना बड़ा भौकाल बताया गया है। ठीक है, अब देखिए हम लोग आज के वीडियो में अर्थालंकार को कवर कर लिए हैं। ठीक है, अब अगले वाले वीडियो में हम शब्दालंकार को कवर करेंगे। तो तब तक बने रहिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है ना।